10 के सभी भैया बहनों को मेरा नमस्कार। आज हम विषय सामाजिक विज्ञान पाठ 14 आर्थिक अवधारणाएं एवं नियोजन के भाग 2 का अध्ययन करेंगे। इससे पूर्व हमने पढ़ा राष्ट्रीय आय का सामान्य परिचय, राष्ट्रीय आय किसे कहते हैं और सकल घरेलू राष्ट्रीय आय किसे कहते हैं। राष्ट्रीय आय का मतलब होता है एक देश के उत्पादन के सभी साधनों द्वारा एक निश्चित अवधि अर्थात एक वित्तीय वर्ष में उत्पादित सभी वस्तुओं एवं सेवाओं के मौद्रिक मूल्य को राष्ट्रीय आय कहते हैं। एक होता है सकल घरेलू राष्ट्रीय आय, एक देश की भीतरी सीमाओं यानी अंदर की सीमा के अंदर के उत्पादन के सभी साधनों द्वारा एक निश्चित अवधि अर्थात एक वित्तीय वर्ष में उत्पादित सभी वस्तुओं एवं सेवाओं के मौद्रिक मूल्य को सकल घरेलू राष्ट्रीय आय कहा जाता है। आज का प्रकरण है प्रति व्यक्ति आय की गणना। प्रति व्यक्ति आय राष्ट्रीय आय का आर्थिक कल्याण का उपयुक्त राष्ट्रीय आय आर्थिक कल्याण का एक उपयुक्त माप नहीं है। कुछ विद्वानों का मानना है कि राष्ट्रीय आय आर्थिक कल्याण का एक उपयुक्त माप नहीं है। ये जनसंख्या में परिवर्तन के प्रभाव को समायोजित नहीं करता है, यानी कि जो जनसंख्या है उसका परिवर्तनशील है। जनसंख्या क्या है? परिवर्तनशील है। उसका प्रभाव को ये समायोजित नहीं करता है। जनसंख्या में परिवर्तन के प्रभाव को अगर गणना में समायोजित किया जाता है या सम्मिलित किया जाता है या शामिल किया जाता है करने पर प्रति व्यक्ति आय राष्ट्रीय आय की तुलना में आर्थिक कल्याण एवं विकास का अधिक उपयुक्त माप बन जाती है। अगर जनसंख्या के परिवर्तनशीलता को समायोजित कर लिया जाता है तो आर्थिक कल्याण और आर्थिक विकास के उपयुक्त माप बन जाता है। क्या है? बन जाता है राष्ट्रीय आय। प्रति व्यक्ति आय ज्ञात करने हेतु देश की राष्ट्रीय आय को उस देश की जनसंख्या से विभाजित किया जाता है। सूत्र क्या है? प्रति व्यक्ति आय बराबर प्रति व्यक्ति आय ज्ञात करना है ना, राष्ट्रीय आय बटे हुए जनसंख्या। प्रति व्यक्ति आय ज्ञात करने के लिए देश की राष्ट्रीय आय में उस देश की जनसंख्या का भाग दिया जाता है। प्रति व्यक्ति आय ज्ञात करने के लिए देश की राष्ट्रीय आय में उस देश की जनसंख्या का भाग दिया जाता है। भारत में स्वतंत्रता प्राप्ति से पूर्व सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय की गणना दादाभाई नौरोजी ने की थी। दादाभाई नौरोजी द्वारा 1868 ईस्वी में राष्ट्रीय आय की गणना की गई। यानी भारत में राष्ट्रीय आय की गणना स्वतंत्रता से पूर्व सर्वप्रथम किसने की थी? दादाभाई नौरोजी ने। कब की थी? 1868 ईस्वी में राष्ट्रीय आय की गणना की थी। अब आता है कि राष्ट्रीय आय की गणना क्यों आवश्यक है, इसके क्या कारण है कि राष्ट्रीय आय करनी चाहिए। तो ध्यान में आता है कि राष्ट्रीय आय से देश की आर्थिक स्थिति तथा आर्थिक प्रगति का ज्ञान होता है। राष्ट्रीय आय की गणना करने से देश की आर्थिक स्थिति और आर्थिक प्रगति यानी कितना आर्थिक स्तर ऊंचा है नीचा है यानी उसके ग्राफ के बारे में अगर पता करना है तो राष्ट्रीय आय का पता होना आवश्यक है। राष्ट्रीय आय के आधार पर हम विभिन्न राष्ट्रों की अर्थव्यवस्था की तुलना कर सकते हैं। राष्ट्रीय आय के आधार पर हम विभिन्न राष्ट्रों की अर्थव्यवस्था की तुलना किस प्रकार कर सकते हैं? कोई देश विकसित देश है, कोई विकासशील है, कोई अर्ध विकसित है, कोई अविकसित है। तो ये सारी जो श्रेणी बनी है वो किस प्रकार बनी है? आय के आधार पर, राष्ट्रीय आय के आधार पर इनकी श्रेणी में विभक्त किया गया है। इसकी तुलना एक देश से दूसरे देश की तुलना की जा सकती है। जैसे अमेरिका एक विकसित देश है, जापान एक विकसित देश है। अब भारत का जब नंबर आता है तो भारत एक विकासशील देश है। इसकी गणना किस प्रकार हुई? राष्ट्रीय आय के आधार पर इसकी गणना हुई। इससे अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों के योगदान एवं उनके सापेक्ष महत्व की जानकारी मिलती है। अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्र, अर्थव्यवस्था के 3 क्षेत्र हैं। आगे हम इसका अध्ययन आगे करेंगे, पर अभी मैं थोड़ा सामान्य रूप से बताना चाहता हूँ
प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र और तृतीयक क्षेत्र, ये 3 क्षेत्र, इनका योगदान, सापेक्ष योगदान कितना है उसके बारे में भी जानकारी हमें किससे मिलती है? राष्ट्रीय आय से मिलती है। राष्ट्रीय आय के अनुमान के आधार पर अर्थव्यवस्था के लिए भावी नीतियों का निर्माण किया जा सकता है। राष्ट्रीय आय के अनुमान के आधार पर, यानी राष्ट्रीय आय, अभी राष्ट्रीय आय कितनी हो रही है, भविष्य में कितनी होगी, इसके आधार पर नई नीतियाँ, नई योजनाएं बनाई जा सकती है। जिस प्रकार हमारे घर में हमारे घर की ही बात करें, हमारे घर में क्या होता है, इस वर्ष में इतना खर्च हुआ, अगले वर्ष में इतना खर्च होगा, तो वो सारी चीज़ें पहले योजना तैयार कर ली जाती है कि लाइट का बिल इतना आता है, इसका इतना आता है। एक विद्यालय के बारे में सोच लें, विद्यालय की जो ऑडिट रिपोर्ट आती है उसमें पता चल जाता है कि इसमें ये चीज़ें खर्च हुई है और ये चीज़ें अपने को आई हुई है यहाँ से और ये खर्च हुआ, तो राष्ट्र उसके जो आर्थिक स्थिति पता चल जाती है कि ये आर्थिक स्थिति से कमज़ोर है या आर्थिक स्थिति से मजबूत है। इसके बारे में भी इस राष्ट्रीय आय यानी कि उसकी आय से पता किया जा सकता है। भारत में राष्ट्रीय आय की गणना स्वतंत्रता से पूर्व, हमने अभी सुना है, देखा है कि राष्ट्रीय आय की स्वतंत्रता से पूर्व राष्ट्रीय आय की गणना दादा भाई नौरोजी ने की थी। किसने की थी? दादा भाई नौरोजी। तो स्वतंत्रता पूर्व से भारत में राष्ट्रीय आय की गणना के लिए कोई सरकारी संस्था नहीं थी, पर किसने की थी? दादा भाई नौरोजी। इनके पश्चात की गई थी। उनके पश्चात किसने की? फिंडले शिवराज, डॉक्टर वी राव, RC देसाई इत्यादि के द्वारा भी राष्ट्रीय आय के अनुमान लगाए गए। राष्ट्रीय आय ज्ञात नहीं की गई, केवल अनुमान लगाए गए थे। इन सभी विद्वानों ने राष्ट्रीय आय की गणना हेतु अलग अलग विधियों एवं आधारों का प्रयोग किया। यानी कि इन्होंने क्या किया? अलग अलग विधियां लगाई। अभी कोई भी कार्य करते हैं तो हम कोई अनेक विधाएं लगाते हैं, उसमें अनेक प्रकार के तरीके अपनाते हैं, अपनी सोच के आधार पर, अपने दिमाग के आधार पर, ये सारी चीज़ें परिस्थिति के आधार पर। तो उन्होंने क्या किया? विधाएं और आधारों का प्रयोग किया, परंतु इन विद्वानों के पास विश्वसनीय समकों एवं सूचनाओं का अभाव था। यानी कि विश्वसनीय समकों यानी कि एक सूचकांक, विश्वसनीय सूचकांक और सूचना की क्या सूचनाएं होती है, वो उनका अभाव था, तथा इन्होंने उपयुक्त सांख्यिकीय विधियों का उपयोग नहीं किया। अब जैसे अर्थशास्त्र का अगर हम ज्ञान कर रहे हैं, राष्ट्रीय आय की ज्ञान कर रहे हैं, तो हमें उपयुक्त सांख्यिकी का भी ज्ञान होना चाहिए। अगर सांख्यिकी विधियों का ज्ञान नहीं है तो राष्ट्रीय आय की गणना भी नहीं की जा सकती है। अब आता है स्वतंत्रता के पश्चात भारत सरकार द्वारा श्री PS महालनोबिस की अध्यक्षता में अगस्त 1949 में राष्ट्रीय आय समिति का गठन किया गया। स्वतंत्रता के पश्चात सर्वप्रथम गठन कब किया गया? भारत सरकार द्वारा कौन सी समिति की अध्यक्षता में किया गया? किसकी अध्यक्षता में किया गया? श्री VPC महालनोबिस की अध्यक्षता में अगस्त 1949 को राष्ट्रीय आय समिति का गठन किया गया। इस समिति ने अपनी प्रथम रिपोर्ट 1951 में तथा अंतिम रिपोर्ट, प्रथम रिपोर्ट तो 51 में, और उसमें जो अपन सुधार कर सकते हैं या उनको और अच्छी रिपोर्ट बनाकर कैसे प्रस्तुत कर सकते हैं, वो 1955 में अंतिम रिपोर्ट इन्होंने प्रस्तुत की। इसके द्वारा राष्ट्रीय आय की गणना का कार्य केंद्रीय सांख्यिकी संगठन को सौंपा गया। अभी वर्तमान में पूछा भी जा सकता है, प्रश्न भी पूछा जा सकता है कि राष्ट्रीय आय की गणना भारत में वर्तमान में कौन देखता है, कौन करता है? तो हमें याद रखना है केंद्रीय सांख्यिकी संगठन अभी ये कार्य करता है। जो वर्ष 1955 से प्रतिवर्ष CSO
भारत में राष्ट्रीय आय की गणना का कार्य कर रहा है। आज का गृह कार्य, आज के इस भाग के अभ्यास प्रश्न निम्न है। प्रति व्यक्ति आय की अवधारणा को स्पष्ट कीजिए। प्रति व्यक्ति आय ज्ञात करने का सूत्र भी लिखिए। प्रति व्यक्ति आय क्या होती है, यानी कि एक व्यक्ति की आय ज्ञात करनी है तो उसमें उससे राष्ट्र की आय ज्ञात की जा सकती है, और राष्ट्रीय आय ज्ञात होने के बाद ही हम प्रति व्यक्ति आय ज्ञात कर सकते हैं। तो राष्ट्रीय आय ज्ञात करने का सूत्र क्या है? जनसंख्या, राष्ट्रीय आय बटेवा जनसंख्या प्राप्त बराबर क्या प्राप्त हो रही है हमारे को? प्रति व्यक्ति आय। भारत में स्वतंत्रता प्राप्ति से पूर्व सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय की गणना किसने और कब की थी? भारत में, प्रश्न एक बार और बोल रहा हूँ, भारत में स्वतंत्रता प्राप्ति से पूर्व सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय की गणना किसने और कब की थी? भारत में राष्ट्रीय आय की गणना दादा भाई नौरोजी ने 1868 ईस्वी में की थी। राष्ट्रीय आय की गणना क्यों आवश्यक है? इसके 3 कारण लिखिए। हमने अभी देखा था कि उसके देश की आर्थिक स्थिति के बारे में पता चलता है, कि आर्थिक प्रगति के बारे में पता चलता है, और विभिन्न क्षेत्रों में क्या विकास हो रहा है, ये सारी चीज़ें इसमें। तो कोई 3 कारण बताइए, तो 3 कारण लिखने हैं। भारत में वर्तमान में राष्ट्रीय आय की गणना का कार्य कौन करता है? CSO, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन। स्वतंत्रता से पूर्व भारत में राष्ट्रीय आय की गणना करने वाले 3 विद्वानों के नाम लिखिए। ये आपको आज का गृह कार्य है, ये आपको अपनी अभ्यास पुस्तिका में करना है। धन्यवाद।